जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग में हुए जरूरी बदलाव के बारे में। दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस क्या होती है, साथ ही सिविल सेवकों की यानी कि सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग कैसे होती है, आईएएस की पूरी ट्रेनिंग कैसे होती है, इस वीडियो के अंदर इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर जो है लबासना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जो मसूरी में स्थित है उत्तराखंड के, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको इमेज के माध्यम से लबासना का एक छोटा सा टूर भी कराऊंगा। साथ ही आईएएस ट्रेनिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है वो पूरा मैं चरणबद्ध तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहां पर हमने कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा रखा है, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर कुछ न्यूज़पेपर और करंट से संबंधित और जीएस से संबंधित चीजें शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों, आइए हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि आखिर आईएएस की ट्रेनिंग में क्या बदलाव होने वाला है। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जहां पर स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण में होगा बदलाव। आईएएस अधिकारियों के बेतुके आदेश पारित करने पर हाईकोर्ट ने उनके प्रशिक्षण पर उठाए थे सवाल। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आईएएस अधिकारियों का जो प्रशिक्षण होता है उसके अंदर प्रशासनिक कानून नाम के एक नए विषय को शामिल किया जाए। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सुझाव को दोस्तों आईएएस का जो ट्रेनिंग कराने वाला इंस्टीट्यूट है लबासना, जो कि मसूरी में स्थित है, उसने इस बात को माना है कि आईएएस की ट्रेनिंग की शिक्षा जो प्रणाली है उसमें सुधार किया जाएगा। जस्टिस गुरप्रीत पुरी की पीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई करने के दौरान लबासना मसूरी के फैकल्टी मेंबर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को प्रशिक्षण में सुधार करने का भरोसा दिलाया। आई होप आप समझ गए होंगे, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त हाई कोर्ट है जिसने लबासना के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस केस की सुनवाई करते हुए जुड़ी, और उसके बाद लबासना के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने जरूरी बदलाव किए जाने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, फैकल्टी मेंबर से बातचीत के बाद हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा कि फैकल्टी मेंबर ने आश्वासन दिया कि प्रशिक्षण प्रणाली में विभिन्न सुधार किए जाएंगे। इसके संबंध में 2 सप्ताह के भीतर भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में आईएएस प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में प्रशासनिक कानून का विषय, विशेष रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि इसे विभिन्न विश्वविद्यालयों और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वालों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। तो आईएएस ट्रेनिंग सेंटर मसूरी के अंदर अब जो प्रशासनिक कानून विषय है उसे कौन पढ़ाएगा, या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ता या प्रशासनिक कानून के जो विशेषज्ञ हैं वो लबासना के अंदर आईएएस के प्रशिक्षुओं को यदि ट्रेनर्स को ये इस सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे। साथ ही दोस्तों, कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि जब मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि आईएएस अकादमी में प्रशासनिक कानून का विषय उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इस समय प्रशासनिक कानून विषय आईएएस ट्रेनीज को नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जस्टिस पुरी ने उत्तर हरियाणा बिजली विपणन निगम लिमिटेड के कर्मियों द्वारा विभागीय कार्रवाई के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। तो ये आदेश इस तरह का कोर्ट के जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस पुरी, उन्होंने क्यों दिया, तो ये एक वाद था उत्तर हरियाणा बिजली विपणन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा याचिका दायर की गई थी इस संबंध में। ठीक, कोर्ट ने गौर किया कि सैकड़ों मामले में पिछले कई वर्षों से इस तरह के आदेश पारित किए गए हैं जिसमें अपीलीय प्राधिकारी और दंड प्राधिकारी एक ही है, और यह देखा गया कि यह समझना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जस्टिस पुरी ने कहा कि यह भी संभव है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रथा को अपनाया, उसका पालन किया, उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया हो, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अलावा कानूनी प्रावधान से अवगत ही ना हो। इसलिए जो है जरूरी है कि अब आईएएस ट्रेनीज को ट्रेनिंग के दौरान ही प्रशासनिक कानून विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। आई होप पूरा मामला आपको अभी तक समझ में आया होगा, क्या बदलाव किए जाएंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब आईएएस ट्रेनिंग को
कराने के लिए जो उत्तरदायी संस्थान है लबासना, जिसकी हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करते हैं और कुछ पिक्चर्स के माध्यम से लबासना का एक छोटा-सा टूर भी कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको आईएएस ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया समझाएँगे। आईएएस ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जब आप गूगल करते हैं तो विकिपीडिया पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी खुलकर आती है। यही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और साथ ही सेंट्रल सर्विसेज देखिए, जो सिविल सर्विस होती है उसमें 2 जॉब होती है। देखिए, एक अखिल भारतीय सेवाएँ, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, दूसरी होती हैं केंद्रीय सेवाएँ, ठीक है? केंद्रीय सेवाएँ, ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होता है, ठीक है? और केंद्रीय सेवाओं के अंदर आईआरएस, ठीक है? आईआरटीएस, कुल मिलाकर के 26 सर्विसेज टोटल होती है, ठीक है? तो केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के दोनों अधिकारी 3 से 4 माह के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में एक साथ फाउंडेशन ट्रेनिंग करते हैं। आगे वो कहाँ जाते हैं, ये मैं ट्रेनिंग की प्रक्रिया को जब डिस्कस कर रहा हूँगा तो आपसे आगे डिस्कस मैंने करना है, ठीक है? तो देखिए, ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी इनकी ट्रेनिंग कराती है। सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाला अग्रिम संस्थान है। इसका मुख्य दायित्व क्या है कि इनको ट्रेनिंग कराए, ठीक है? ओके, तो ये जो है यहाँ पर पूरी, अब ये मसूरी, उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 सितंबर 1959 में हुई थी नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, और 2 संस्थानों को इसमें मिलाया गया था, आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला को मिला करके नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से 1959 में बना। उसके बाद इसका नाम भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रख दिया गया और वर्तमान में इसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ही कहा जाता है। अकादमी का जो आदर्श वाक्य है वो आप सब जानते हैं, सीलम परम भूषणम। इसका हिंदी में अर्थ होता है चरित्र ही सबसे बड़ा गुण है। तो चरित्र निर्माण की एक बड़ी संस्था आईएएस अधिकारियों के लिए है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी। सर का मैप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जब आप यहाँ गेट से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको, अगर आप प्रशिक्षु अधिकारी हैं, प्रशिक्षण के लिए गए हैं या फिर कोई भी हैं, तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन पर विजिट करके आपको पर्पस ऑफ विजिट बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पस से इस परिसर में एंट्री किए हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको डिस्पेंसरी मिलती है, फिर लाल बहादुर शास्त्री की बड़ी ही प्यारी सी प्रतिमा वहां पर लगी हुई है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको विभिन्न ब्लॉक्स दिखेंगे जो इस ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं, इस परिसर का हिस्सा है। जैसे आपको महत्वपूर्ण बिल्डिंगों में कर्मशिला, ध्रुवशिला, ज्ञानशिला, आधारशिला, ठीक है, कालिंदी गेस्ट हाउस, आपके आईएएस ट्रेनिंग सेंटर में आने वाले प्रशिक्षुओं के परिवार के जो लोग आते हैं गेस्ट के तौर पे, उनके लिए है कालिंदी गेस्ट हाउस, यहाँ पर वो लोग रुकते हैं। ओपन एयर थिएटर भी आपके एंजॉयमेंट के लिए है। आपका राइडिंग ग्राउंड यहाँ पर है, प्ले ग्राउंड यहाँ पर है, क्लब है, जिम वगैरह, वर्ल्ड क्लास जिम की व्यवस्था है। फिर आपके लिए प्रशिक्षुओं को रहने के लिए गंगा हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल, महानंदी, हैप्पी वैली गेस्ट हाउस, ये सब जो है परिसर है। कौटिल्य हॉल है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हॉल हैं। कर्मशिला के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, मेस वगैरह। तो ये आपको एक जो है मैप आपका जो है लबासना का है। इसमें इस तरह की सारी बिल्डिंगें हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों। लबासना का ये वाला आपका गेट रहा। इस गेट से जब आप एंट्री करेंगे तो उससे पहले ही यहाँ पर साइड में आपको लबासना लिखा हुआ दिखेगा एक दीवार पर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होकर के लबासना की फोटो भी खिंचवाते हैं। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप आईएएस ट्रेनिंग नहीं भी देने जा रहे हैं तब भी आप गेट तक जा करके लबासना वाले इस पत्थर के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। लेकिन जब इसके गेट के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो दीवार पर दाहिने साइड में सीलम परम भूषणम जो एकेडमी का आदर्श वाक्य है वो लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिससे आपको एकेडमी में जाने का जो उद्देश्य है आपका वो समझ आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है परिसर मिलेंगे, जिसमें ये एक खास परिसर है ऑडिटोरियम। यहाँ पर लगभग 450 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। यहाँ पर आईएएस अधिकारियों का विभिन्न मौकों पर मीटअप होता है। साथ ही कर्मशिला के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइब्रेरी मिलेगी, गांधी लाइब्रेरी इसको बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको मेस मिलेगा और भी तमाम जो है चीजें इस बिल्डिंग के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अंदर एंट्री करते हैं, आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की इस तरह की एक प्रतिमा इस बिल्डिंग के बगल में मिलेगी जो काफी अट्रैक्टिव है, और जिनके नाम पर इस अकादमी का नाम रखा गया है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। कर्मशिला बिल्डिंग, कालिंदी गेस्ट हाउस की तस्वीर आपको दिख रही है। अगर आप आईएएस बन करके वहां ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपके माँ बाप
या आपके घर वाले या जो भी आपके गेस्ट होते हैं जो विजिट करते हैं वो यहाँ पर जो है ठहराए जाते हैं। उसके बाद देखिए ये आईएएस की ट्रेनिंग जो कर रहे लोग होते हैं उनका एक क्लासरूम है और लबासना का ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें लबासना के जो ट्रेनीज होते हैं वो यहाँ पर अपनी जो गेम्स की एक्टिविटीज है वो करते हुए नजर आते हैं। तो आई होप दोस्तों इस इमेज के माध्यम से आपने लबासना का एक बड़ा ही प्यारा सा टूर जरूर किया होगा। तो करेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस का प्रशिक्षण और आईएएस के बारे में थोड़ा सा पहले हम बेसिक अपना क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है वो भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। सिविल सेवा परीक्षा होती है इसके लिए, उसके माध्यम से चुने गए जो अधिकारी होते हैं उनको सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण और शासन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देने का ये जो जॉब है वो अवसर प्रदान करती है। आईएएस अधिकारियों का मुख्य कार्य दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालना होता है। दोस्तों आईएएस भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं जिसपे मैंने बताया आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो है ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। उसके बाद बाकी सारी जो सेवाएं हैं वो केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आईएएस अधिकारियों का जो चयन होता है दोस्तों वो हर वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित किए जाने वाली 3 चरणों में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस अभ्यर्थियों का चयन होता है। आईएएस अधिकारियों को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। अब देखिए आईएएस की जो सिविल सर्विस वाली परीक्षा होती है उसके बारे में आप सब जानते हैं। इसी आईएएस सिविल सर्विस की परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका चयन किया जाता है। यह परीक्षा दोस्तों 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ये 3 चरण होते हैं। तीनों चरणों को आपको एक ही बार में क्रॉस करना होता है। ठीक है, उसके बाद जब इन तीनों चरणों को क्रॉस कर जाते हैं तब आप जो है लबासना चले जाते हैं। ठीक है, लबासना यानी कि आईएएस ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू जरूर मिला होगा। दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का जो प्रमुख कार्य है उसे आपको जरूर समझना चाहिए। जैसे कि इनका पहला कार्य है नीति निर्माण। सरकारी नीतियों को बनाने और लागू करने में प्रमुख जिम्मेदारी इनकी होती है। तो आप सोचेंगे कैसे ये नीतियां कैसे बनाते हैं। नीतियां तो नेता लोग बनाते हैं यानी कि सांसद जो मंत्री होते हैं वो बनाते हैं। दोस्तों जब किसी विभाग का किसी को मंत्री बनाया जाता है, मान लीजिए कि कोई कार्मिक मंत्री बना, ठीक है, कार्मिक मंत्री कोई बनता है तो 5 साल के लिए मंत्री बनने वाले के संसद सदस्य के पास इतनी योग्यता नहीं होती कि कार्मिक विभाग के सारे काम वो निपटा सके अकेले, या इतनी विशेषज्ञता उसके अंदर नहीं होती है। तो इसके कार्मिक मंत्री के काम में सहायता करने के लिए बहुत सारे जो है आईएएस स्तर के और एसएससी ग्रेजुएट लेवल से जो जाने वाले छोटे अधिकारी हैं वो उनको मिलते हैं, जिससे ये एक नीति बनाते हैं और नीति बना करके संसद के सामने पेश करते हैं। तो आप एक तरह से आईएएस को ये समझिए बैक डोर पे जो हीरो होता है, पर्दे के पीछे का जो हीरो है वो आईएएस अधिकारी ही है और उसके बाद जो है मंत्री जी आते हैं। ठीक है, अब ये इसकी जो है प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका नीति निर्माण में क्या है वो समझ में आ गया। प्रशासनिक कार्यों में जैसे जिला प्रशासन विभागों का नेतृत्व, विकास कार्यों की निगरानी करना। जैसे जिला प्रशासन के अंदर जो डीएम होता है वो मुख्य अधिकारी होता है जिले के सभी विभागों का, और जिले के अंदर सभी हो रहे विकास कार्यों की निगरानी वही करता है। तो प्रशासनिक कार्य जो है आईएएस अधिकारी का ये होता है। संकट काल की परिस्थितियों में यानी कि कोई आपदा प्रबंधन आया, बाढ़ आई या कुछ आया, तो ऐसी आपदा की परिस्थितियों में वो जो है आगे बढ़ चढ़ करके आपदा के समय में नेतृत्व प्रदान करता है और आपदा से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की उचित व्यवस्था जो है वो ये अधिकारी करता है। साथ ही दोस्तों संसाधनों का प्रबंधन जो है, सार्वजनिक धन और सरकारी योजनाओं का कुशल प्रबंधन जो है आईएएस अधिकारी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर करता है, और वो जिस भी पद पे होता है वो एक महत्वपूर्ण पद होता है जिसके अंदर सार्वजनिक धन का और सरकारी योजनाएं जो होती हैं उसका कुशल प्रबंधन करने के लिए वह जिम्मेदार होता है। साथ ही दोस्तों कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है आईएएस अधिकारी। विशेषकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी जो भी होता है वह जो है जिले की कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य उत्तरदायी अधिकारी होता है। तो आई होप आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का जो काम है वो समझ आया होगा। हैं कि प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होती है आईएएस अधिकारियों की या लोक सेवकों की, वो ट्रेनिंग दी क्यों जाती है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। तो प्रशासनिक कौशल का विकास करने के लिए, व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए, नेतृत्व क्षमता के विकास करने के लिए, और आईएएस अधिकारियों में एक समग्र दृष्टिकोण जो है कॉम्प्रहेंसिव विजन डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है। दोस्तों यह पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि एक आईएएस अधिकारी भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव लाने और समाज सेवा के लिए
पूरी तरह से तैयार हो। ठीक है, तो आई होप प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है यानी कि ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है वो आपको समझ में आया होगा। और साथ में यहाँ पर भारत के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध और तेज-तर्रार आईएएस अधिकारियों की तस्वीर यहाँ पर स्पष्ट है, जिनमें से कुछ लोगों को आप जरूर जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम समझते हैं कि जो पूरी ट्रेनिंग की प्रक्रिया होती है वो किन-किन चरणों से गुजरती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहले चरण में होती है बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के अंदर आयोजित की जाती है। इस ट्रेनिंग की अवधि होती है 3 से 4 वर्ष। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न सेवाओं यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं में सेलेक्ट अधिकारियों और केंद्रीय सेवाओं के सभी अधिकारी एक मंच पर लबासना के अंदर एकजुट होते हैं, जिन्हें वहां पर प्रशासनिक कौशल, नेतृत्व क्षमता, समग्र व्यक्तित्व विकास सिखाया जाता है, उस पर ध्यान देता है, जिससे इनके अंदर राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना जो है वो मजबूत हो। देखिए, आप चाहे आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, आईआरएस बनिए, आईएफएस बनिए, कुछ भी बनिए, सिविल सर्विस की परीक्षा के अंदर आप जो है कुछ भी बनिए, सीएससी परीक्षा के अंदर आप जो है एक बार 3 से 4 महीने के लिए फाउंडेशन ट्रेनिंग के लिए सभी एक साथ लबासना में एकजुट होते हैं। दोस्तों, जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आईएएस जो अधिकारी होता है, जिसका आईएएस में चयन होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा में, वह लबासना के अंदर ही रह जाता है। लेकिन जो आईपीएस में सेलेक्ट होता है, वो सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी हैदराबाद चला जाता है। ठीक है, हैदराबाद के अंदर आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद दिल्ली के बगल में फरीदाबाद है। फरीदाबाद के अंदर केंद्रीय सेवाओं के आईआरएस जो अधिकारी होते हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर है। तो आईआरएस के लोग फरीदाबाद में चले आते हैं। आईएफएस जो भारतीय विदेश सेवा में चयनित होते हैं, आईएफएस वो सुषमा स्वराज विदेशी प्रशिक्षण अकादमी दिल्ली के अंदर आकर के ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अब बेसिक ट्रेनिंग जो फाउंडेशन कोर्स होता है, उसमें सभी अधिकारियों को सिखाया क्या क्या जाता है? तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक शैक्षणिक, 3 पार्ट, शैक्षणिक गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां और सांस्कृतिक प्रोग्राम। शैक्षणिक के अंदर उन्हें भारत के संविधान, भारतीय प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई की जाती है। जी हाँ, लबासना में आप इतने एग्जाम पास करने के बाद जब आप जाते हैं, तब भी आप पढ़ाई ही करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है उसमें शारीरिक प्रशिक्षण, जैसे आपको योग सिखाया जाएगा, ट्रैकिंग सिखाई जाएगी, आपकी रुचि से संबंधित खेल आपको खेलना सिखाया जाएगा। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने वाले जो कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, नृत्य होते हैं और कोई प्ले होता है, वो आपको करना सिखाया जाता है इस बेसिक ट्रेनिंग यानी कि फाउंडेशन कोर्स के अंदर। तो आई होप आपको पहले चरण का जो फाउंडेशन कोर्स है वो अधिकारियों का, वो जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग के दौरान जो है, ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद जो 3 से 4 महीनों की होती है, आईएएस लबासना में ही रह जाते हैं। आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस रैंक के जो भी अधिकारी होते हैं, वो अपने अपने जो मुख्य ट्रेनिंग गंतव्य है वहां पर चले जाते हैं। दोस्तों, आईएएस के ट्रेनिंग के अंदर अब दूसरे चरण के अंदर आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अपने अपने एकेडमी के अंदर, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सभी जो है अधिकारी को प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इसे आप ट्रेनिंग का फेज 1 कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि मुख्य ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस ट्रेनिंग की अवधि पूरी होती है 8 से 9 महीने की, पूरा लगभग साल भर लग जाता है। लबासना के अंदर आयोजित होता है आईएएस वालों का। ठीक है, आईएएस वालों का और बाकी सब सर्विसेज वालों का अपने संबंधित ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। ठीक है, इसके मुख्य विषय आपको समझना चाहिए। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? नीतिगत ढांचा, बजट प्रक्रिया, ग्रामीण विकास, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन जैसे विषय आपके शामिल किए जाते हैं। सिमुलेशन और केस स्टडीज जो होती है, वास्तविक प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा जो है इस फेज के अंदर सिखाया जाता है। क्षेत्रीय भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए, आईएएस में सेलेक्ट होने वाले हर एक मेंबर का, हर एक अधिकारी का अपना काडर राज्य होता है। ठीक है, कि जहां पर आपको जा करके आजीवन कार्य करना है, वो आपका काडर राज्य होता है। हालांकि काडर राज्य से कभी-कभी डेपुटेशन पे, प्रतिनियुक्ति पे अधिकारी जो है वो दूसरे राज्यों या केंद्र देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। कई बार काडर भी जो है परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सभी अधिकारियों का एक काडर राज्य होता है। उस काडर राज्य के अंदर जो भाषा होती है, उस भाषा में आपको बिल्कुल दक्ष किया जाता है। मान लीजिए कि आप दिल्ली के एक व्यक्ति हैं, जो आपका आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आपको काडर असम मिला है। तो दिल्ली के व्यक्ति हैं तो आप खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं, लेकिन असम के अंदर असमिया बोली जाती है। ठीक है, असमिया जो बोली जाती है वो आपको, अब दिल्ली के व्यक्ति को असमिया तो आती नहीं, तो क्या करते हैं कि फेज 2 के अंदर जो क्षेत्रीय भाषा का प्रशिक्षण होता है, उसमें आपको असमिया सिखाई जाएगी। उसके बाद इसके अंदर विशेष कार्यक्रम भी कुछ होते हैं। विशेष कार्यक्रम में जो सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए आकर्षण का पाठ है, वह है भारत दर्शन।
भारत के विभिन्न राज्यों और महत्वपूर्ण संस्थानों का भ्रमण कराया जाता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विविधताओं का अनुभव किया जाता है। जो दोस्तों जो आईएएस ट्रेनीज होते हैं, उन्हें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके और विभिन्न संस्थानों में, जैसे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के जो बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, सेल, भेल, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, उन सब में विजिट कराया जाता है। दूर दराज के पहाड़ी जो इलाके हैं, वहां पर आपको विजिट कराया जाता है, जिससे आप जो पूरे देश की समस्याएं हैं वो आप समझ सकें, ताकि जब अपने कार्य क्षेत्र में जाएं तो उसी एक्सपीरियंस के साथ अच्छा काम कर पाए, जिससे आपकी कार्य से देश का विकास जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, तो भारत दर्शन जो है मुख्य हिस्सा होता है फेज 2 की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, भारत दर्शन आपको पूरे भारत के अंदर सरकारी खर्चे पर भ्रमण कराया जाता है। आप आदिवासी समुदाय के लोगों से मिलते हैं, या और जो बहुत जो पीवीटीजीज वाले ट्राइब्स होते हैं उनको भी कभी-कभी पॉसिबल होता है तो आपसे मिलाया जाता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में जाकर के, जहां बिल्कुल अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पर आपको भारत की जो सही वस्तु स्थिति है वहां पर आपको उससे अवगत कराया जाता है। तो भारत दर्शन काफी बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है आईएएस ट्रेनिंग के दौरान। की मेन प्रशिक्षण होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद आपका एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कराया जाता है तीसरे चरण के अंदर। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, फेज 1 जब आपका मेन कंप्लीट हो गया तो उम्मीदवारों को उनके आवंटित कैडर राज्य जो है भेज दिया जाता है 1 साल के लिए, और ये जिले के अंदर विभिन्न जो है पदों पर कार्य करते हैं, जैसे जिला प्रशासन की व्यवहारिक समझ जिससे इनको विकसित हो, और विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस और पंचायती राज में काम करते हैं। तहसील और ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का ये अनुभव लेते हैं। किसके अंडर में काम करते हैं, इनका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डीएम जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिले का, उसी के अंडर रहकर ये कार्य करते हैं, और वही इनके कार्यों का जो है मूल्यांकन भी करता है और मार्गदर्शन भी करता है। मान लीजिए कि 1 साल के लिए आपके कैडर राज्य में आपको एसडीएम बनाकर किसी तहसील के अंदर तैनात कर दिया गया। ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग का, आईएएस अधिकारी हैं अगर आप, तो ये ट्रेनिंग का आपके हिस्सा है। 1 साल तक आप अपने कैडर राज्य के एक जिले में विभिन्न तहसीलों के अंदर एसडीएम रहने वाले हैं। उसके बाद जिससे आपको तहसील के स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में क्या-क्या चीजें होती हैं, ये अनुभव आपको होता है, और आपका जो प्रशिक्षण करने वाला अधिकारी होता है, जो आपका जो है गाइड होता है, वो जिले का कलेक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आईएएस ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो जिला प्रशिक्षण मेरे हिसाब से आप अभी तक समझ गए होंगे कि जिला प्रशिक्षण आईएएस को क्यों कराया जाता है और ये क्या चीज होती है। ठीक है, तीसरा फेज जो जिला प्रशिक्षण का था, तीसरा जो चरण है, वो कंप्लीट करने के बाद आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर फिर से आते हैं। फेज 2 आपका ट्रेनिंग का शुरू हो जाता है, जिसमें जिला प्रशिक्षण के बाद सभी उम्मीदवार लबासना यानी कि जो आईएएस ट्रेनिंग सेंटर है, एक बार फिर से लौट आते हैं और इसी तरह से ऑडिटोरियम में बैठते हैं। ये 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जब आप जिले के अंदर एज ए एसडीएम कार्य कर रहे थे तो आपके अनुभव क्या थे उसको आप साझा करते हैं। जमीनी स्तर पर आपने क्या सीखा उसका आप विश्लेषण करते हैं। उन्नत प्रशासनिक कौशल और नीति निर्माण की प्रक्रिया पर यहाँ पर इस पार्ट के अंदर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको फेज 2 की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग फेज 2 है वो भी समझ में आया होगा। समग्र ट्रेनिंग का ये चौथा चरण है। ठीक है, ये चौथा चरण है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद दोस्तों 5वें चरण में फाइनल पोस्टिंग आपको दी जाती है फेज 2 के बाद। तो फेज 1 फेज 1 होता है, फेज 1 और एक होता है फेज 2। ठीक है, ये ट्रेनिंग के मुख्य हिस्से होते हैं। फाउंडेशन ट्रेनिंग शुरू में शुरुआत होती है, जिसमें सभी अधिकारी जो सिविल सेवा में चयनित होते हैं वो सभी एक साथ आते हैं। ठीक है, अब आपको फाइनल पोस्टिंग देने का समय आ गया है। जो अधिकारी हैं आप उसे वो आपको आपके संबंधित कैडर के अंदर एक जिले में असिस्टेंट कलेक्टर या फिर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में आपको नियुक्त कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर महोदय बैठे हैं। इसकी प्रारंभिक जिम्मेदारियां क्या होंगी, जिला प्रशासन में आप सहायक की भूमिका निभाते हैं। विभिन्न विभागों और परियोजनाओं का आप प्रबंधन जो है एज ए असिस्टेंट कलेक्टर करते हैं। स्थायी नियुक्ति आपको कब मिलती है, तो कुछ वर्षों का जो अनुभव हो जाता है आपको, उसके बाद आपको स्वतंत्र रूप से किसी प्रशासनिक पद पर कार्यभार आपको सौंप दिया जाता है। उसके बाद आपका ये जलवा होता है जो तस्वीर के अंदर है। आपको एक अर्दली, एक ड्राइवर और एक जो है आपको गनमैन
1 या 2 गनमैन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं गन के साथ, जो आपकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि एज ए असिस्टेंट कलेक्टर या कलेक्टर कई बार आपको भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना होता है, माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना होता है। तो ऐसे स्थिति में आपकी जान को भी प्रॉपर खतरा बना रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक सुरक्षा गार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। और ये एक इस तरह की पहले कार मिलती थी, हालांकि अब तो इनोवा और फॉर्च्यूनर कहीं कहीं पुरानी वाली मॉडल वो प्रदान की जाती है कलेक्टर को। तो आई होप आपको जो आईएएस ट्रेनिंग होती है पूरा आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि थोड़ा ट्रेनिंग के अंदर आप सीखते क्या क्या है। ट्रेनिंग के दौरान जो है आप आचार और नैतिकता की चीजें सीखते हैं, न्यायिक प्रक्रियाएं और कानून सिखाए जाते हैं। हमारा आज का जो आर्टिकल था वो इसी पर बेस्ड था, जो पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट ने जो है, पंजाब और हरियाणा की जो हाईकोर्ट ने अपनी बात कही है वो इसी चीज में और सुधार करने के लिए कहा है। आपको ट्रेनिंग के दौरान आर्थिक योजना और प्रबंधन, विकास, सामुदायिक भागीदारी, संचार और नेतृत्व कौशल इत्यादि इत्यादि चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको जो भी मैं समझाना चाहता था वो अच्छे से समझ में आया होगा। न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर हमने क्या डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। लबासना का टूर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक इमेज जरूर डेवलप हुई होगी, जब हम लबासना जाएंगे तो हमें कहाँ कहाँ विजिट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद तीसरे चरण में मैं आईएएस ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप ये आपका वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, और अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आईएएस ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया समझ आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, एफर्ट मेरा अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अंत में चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।